जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया में जो सूरत हाल है इस वक्त कोरोना की। और आपने इमेजेस देखे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, खासे खौफनाक हैं, खासे परेशान कुन हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जो शमशान घाट हैं वहाँ पर क्रीमेशन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और एक तरह से केओस की सूरत हाल है। ऐसे लगता है कि जो हेल्थ सिस्टम है वो क्रैश कर गया है और पूरी दुनिया जो है उसकी हमदर्दियां इस वक्त भारत के साथ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही किसी से बात करें। और मेरे दोस्त जयदीप सरीन इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, हालात पर नज़र रखते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वहाँ इस वक्त हो क्या रहा है और हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। शुक्रिया जयदीप। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इधर बुलाया और व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी उम्मीद यह है कि आप और आपके जो फैमिली के लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो सब इस वक्त सेफ होंगे इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें। जी, हम ज़्यादातर घर पे रह रहे हैं। अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी हो हम बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि ये जब से इन्होंने बोलना शुरू किया कि एयरबोर्न है ये वायरस, और जो इंडिया वाला वेरिएंट है ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, स्पेशली इन द यंगर पॉपुलेशन। तो हम ज़्यादातर घर में रह रहे हैं। तो इस वक्त जो है, मतलब एक तो वो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, जो खबरें ओरिजिनेट हो रही हैं इंडिया से, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जो खराब सिचुएशन है वो किन एरियाज में ज्यादा है या सब स्टेट्स में है? थोड़ी सी अगर आप इस बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर करें। जी, ज़्यादातर ये है कि 8 से 10 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल दिल्ली, जहाँ पे बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे बड़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। हर 2 में से 1 केस भी निकल रहा है कई जगह, तो जो टेस्टिंग हो रही है उसमें। तो महाराष्ट्र उसमें लीडिंग है, जो मतलब अगर इंडिया में 4 लाख केस जैसे आज आए हैं, 4 लाख का आंकड़ा पार कर गए, तो उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र में आ रहे हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड दिल्ली। और छत्तीसगढ़ एक और स्टेट है जहाँ पे काफी फैल रहा है। तो जी, इन स्टेट्स में जो है इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो हेल्थ सिस्टम है उसकी, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी, और जो दूसरी स्टेट्स हैं जहां पर शायद ये इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, वो कोई सपोर्ट दे रही हैं इन स्टेट्स को? जी, जो आपने शुरू में कहा कि हेल्थ सिस्टम क्रैश कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा अलग तरीके से इसको बोलूंगा। मैं कहूँगा हेल्थ सिस्टम क्रैश नहीं कर रहा, हेल्थ सिस्टम इतना ओवरवेल्ड हो गया है, इतना ज्यादा उस पर बर्डन आ गया है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं तो मेरे को लगता है जो हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स हैं 24-24, 36-36 घंटे पीपीई किट पहन के, और जब आपके पास एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ पेशेंट्स आते जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब ये तो है नहीं कि आप ओवरनाइट इतना हेल्थ सिस्टम आप 2000 बेड्स हर शहर में ऐड करना शुरू कर दोगे, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर ऊपर से ये जो ऑक्सीजन की कमी की बात आई है, उसमें आप आयरनी ये देखो कि इंडिया इज द ऑक्सीजन सरप्लस कंट्री। इतनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, ओनली थिंग इज कि हमारी 95% ऑक्सीजन यूज हो रही है हमारी फैक्ट्रीज में, स्टील प्लांट्स और बड़े बड़ी जगहों पे, और सिर्फ 5 से 6% यूज हो रही है मेडिकल ऑक्सीजन। उसके लिए हम वी हैव बीन गॉट अनप्रिपेयर्ड कि उसको अब ट्रांसपोर्ट करने में जो ये 15-20 दिन का गैप आ गया है, उसमें काफी लोगों की जानें ऑक्सीजन की कमी के कारण चली गई। तो ये जो अनप्रिपेयर्ड वाली बात है, पिछले साल से जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने देखा है कि दुनिया में जो सर्वेज हुए, जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी, उसमें इस खतरे की तरफ इशारा किया जा रहा था कि इंडिया, पाकिस्तान, इस किस्म के मुल्कों में सूरत हाल खराब हो सकती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर और स्टेट गवर्नमेंट्स पर काफी तनकीद भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट्स ने फोर्सी किया था कि यह सिचुएशन हो सकती है और उसके लिए तैयारी की थी उन्होंने? कुछ तैयारी की थी, कुछ ये जो इस बार का वेरिएंट आया ये इतना खौफनाक है, और क्योंकि ये ब्लड में ऑक्सीजन कम कर दे रहा है, पिछली बार लंग्स को ज्यादा अटैक कर रहा था, इस बार भी कर रहा है लंग्स को अटैक, पर ब्लड के ऑक्सीजन को बहुत अटैक कर रहा है। तो उसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ रही है। पिछली बार जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, इवन दो हमारे डेली केसेस एक बार ऑलमोस्ट 1 लाख टच कर रहे थे,
उसमें ज्यादा लंग्स पे आ रहा था। इस बार ब्लड ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो इस बार ऑक्सीजन की एकदम से कमी हो गई। ऑब्वियसली अब इंडियन गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे बीन फाउंड वांटिंग कि वो इसके लिए ना इन्होंने ड्रिल किया था कोई, और ना इन्होंने कोई ऐसी प्रिपरेशन करके रखी थी कि अगर ओवरनाइट ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ी तो क्या करा जाए। और जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स के और शहरों के, वो नहीं लगे। अच्छा, जब फर्स्ट वेव थी उस वक्त मेरी आपसे काफी डिटेल में उस पर बात भी हुई थी। उस वक्त इंडिया में लॉकडाउन भी लगा था, जिसकी वजह से जो स्प्रेड था उसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिली थी। अब आज यहाँ पर अमेरिका में डॉक्टर फाउची ने एक इंडियन मीडिया हाउस से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को फौरी तौर पर चंद हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगा देना चाहिए और इसकी वजह से सिचुएशन बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई सोच कहीं मौजूद है, कोई नई प्लानिंग हो रही है? उसमें ऐसा है कि लास्ट ईयर क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राइट्स अपने पास रख लिए थे टू इम्पोज अ नेशन वाइड लॉकडाउन। वो सारे ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के आ रहे थे। तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म ये हो रही थी कि स्टेट्स के से आप कैसे ये अथॉरिटी ले सकते हो, क्योंकि कुछ दूसरी पार्टीज की भी रूल्ड गवर्नमेंट्स है स्टेट्स में। तो उस टाइम ये क्रिटिसिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही थी। नवंबर ऑनवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑर्डर निकाल दिए कि आगे से अब स्टेट्स अपने आप लॉकडाउन लगाएंगे, अपने आप जो प्रोविजंस करने हैं या जो रूल्स बनाने हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द पीपल, या कोई मेडिकल और हेल्थ फ्रंट पे कोई अगर एक्शन लेना है तो वो अपने आप करेंगे। वो क्योंकि सितंबर में हमारी पिछले फर्स्ट वेव की पीक हुई थी, नवंबर ऑनवर्ड्स people started taking it lightly, including the administration, whether in the state government or the central government. उसके बाद बहुत खुलेआम लोग घूमने लग गए विद इन इंडिया, हॉलीडे करने लग गए, शादियां होने लग गई, पार्टीज होने लग गई, एक दूसरे के घरों में जाके रहने लग गए, और डिनर्स वगैरह सब कुछ बहुत शहरों में फैल गया, और मूवीज की शूटिंग शुरू हो गई, बड़ा कुछ होने लग गया। एवरीबडी थॉट दैट द कोविड एरा इज ओवर and we have beaten it till early March when it hit us back in a very bad way. क्यों? तो जब ये सारा कुछ हो रहा था और लोग एसओपीज को वायलेट कर रहे थे, तो सरकार ने उसको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास, वो वायलेट कर रहा था, क्योंकि जो इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में या टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। वहां पे पहले ही इतनी ज्यादा एनफोर्समेंट नहीं हो पाती है। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, या जो जैसे मेरा सिटी है चंडीगढ़, बड़ा डिसिप्लिन्ड और रूल के मुताबिक चलने वाला सिटी है, तो वहां पे एनफोर्समेंट फिर भी हो रही थी। पर एक स्टेज पे आ गए बाय दिसंबर, बहुत ज्यादा एवरीबडी लेट देयर गार्ड डाउन। तो उसमें फिर जब आप ऐसे माहौल में काम करना शुरू कर देते हैं, व्हेन एवरीबडी इज टेकिंग इट वेरी कैजुअली, तो गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा एनफोर्समेंट किया नहीं उस टाइम। तो वो अब सारा काम एक तरह से आप कह दो कि बिखर गया है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, हमने अमेरिका में भी देखी, न्यूयॉर्क में तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी जो आजकल इंडिया में है, और आजकल जो हम इंडिया में देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कर्व तकरीबन 1-2 महीने पीछे है उससे जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया में है, और पाकिस्तान में भी एसओपीज उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे हैं। एक जगह ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, दूसरी जगह वैक्सीनेशन की कमी नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा सरकारी सतह पर, अपनी एस्टैब्लिशमेंट की सतह पर, और जो पब्लिक साइकी है उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत है? मेरे को एक तो ये लगता है कि जैसे आपने जो कुंभ का और इलेक्शन वर्ड आपने नहीं यूज किया, बट मैं बोलूंगा इलेक्शन को भी एक सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। मेरी इंट्यूशन है कि मेरे को लगता है उसका सुपर स्प्रेड अगर होना है तो अगले 15 दिन में दिखेगा, क्योंकि जो कुंभ था वो 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। तो जब तक इन्होंने 20 के आसपास उसको वाइंड अप इनको करना पड़ा 15 के बाद, जब इंडिया में केसेस बहुत ज्यादा निकल आए, तब तक तो उसकी स्प्रेडिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तो वहां के नंबर्स अभी आने रहते हैं, तो वो बड़ा खौफनाक मंजर होगा अगर वो असल में सुपर स्प्रेडर बन गया।
सेम फॉर वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु एंड इलेक्शंस इन 3 अदर स्टेट्स। अगर वो इलेक्शंस का खौफनाक मंजर है, आना है, तो वो आएगा तो बड़ा खौफनाक होगा। अभी वो तो दोनों इवेंट्स, मेजर इवेंट्स का सुपर स्प्रेडर अभी आना है। अगर हम हल्के में निकल गए तो निकल गए। ये वाला मंजर उससे मैं इतना रिलेट नहीं करूंगा। मे बी 10-15% उधर के केसेस होंगे, बट अभी वो सुपर स्प्रेडर आया नहीं है। अगर वो उसका आ गया तो ये मंजर और भी खौफनाक होगा। अच्छा, ये बताइए, हमने ये देखा पिछले चंद दिन में कि काफी बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, वीआईपीज, सेलिब्रिटीज, जिनके बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि शायद वो आइसोलेटेड रहेंगे किसी इस किस्म की इवेंचुअलिटी से, उन तक भी ये केसेस पहुंच गए हैं, उनकी भी डेथ्स की खबरें आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? और फिर ये जो हम खबरें देख रहे हैं कि कहीं क्रीमेशन के लिए जगह नहीं मिल रही, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, एक्चुअली हो क्या रहा है? किस किस्म की मुश्किलात लोगों के लिए है? कॉमन मैन के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किलात हो गई है, क्योंकि एवरीबडी हैज बीन लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। उनको अपना इंतजाम खुद करना पड़ रहा है, चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का हो, बेड का हो, आईसीयू का हो। जैसे दिल्ली में तो इतनी बुरी हालत है कि आईसीयू बेड लेने के लिए मेरे ख्याल से एक बेड के पीछे 500 क्लेमेंट्स हैं, और उसमें से कम 50 से 75 तो इन्फ्लुएंस लगा के बेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ सिनेरियो वी हैव। और मतलब इन्फ्लुएंस इज राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कि वहां से भी फोन आएंगे किसी ना किसी के। अब जो आपने बात की कि इन्फ्लुएंस मतलब वीआईपी लोग भी इसके उसमें आ रहे हैं। जैसे अभी कल खबर आई कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी की डेथ हो गई है। एक हमारे बड़े पॉपुलर टीवी एंकर थे रोहित सरदाना, उनकी डेथ हो गई है। एक हमारे सॉलिसिटर जनरल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉयर्स दैट दिस कंट्री हैज सीन, सोली सराफ जी, वो 91 ईयर्स के थे, पर उनकी डेथ तो कोरोना से हुई। और कई सेलिब्रिटीज की डेथ हो चुकी है। बॉलीवुड में कितने ही स्टार्स आर कोरोना पॉजिटिव, फ्रॉम अक्षय कुमार टू रणबीर कपूर टू आलिया भट्ट टू एवरीबडी। और ये लोग क्या करते हैं कि ये हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि किसी ना किसी और कॉमन मैन या गरीब आदमी को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाता। तो ये सब कुछ अब बड़ा एक खौफनाक सा मंजर बनता जा रहा है। और कॉमन मैन का आप सोचिए कि जैसे एक रिपोर्ट आई कि झारखंड में एक ट्रक में बॉडीज जा रही थी, उसमें से एक बॉडी भी गिर पड़ी। और क्रिमेशन ग्राउंड में जगह लोगों को 10-10, 12-12 घंटे, मेरे इमीडिएट फ्रेंड सर्कल में क्रिमेशन करने के लिए 10-12 घंटे के बाद स्लॉट मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलती है। उसमें आप क्या करोगे कि जो 2-4 जने जाएंगे वो पूरा पीपीई किट पहनेंगे। वहां पे ऑलरेडी बॉडीज आर बीइंग बर्न, इतनी गर्मी होती है, इतनी हीट होती है, उसमें आप पीपीई किट पहन के आप लास्ट राइड्स कर रहे हो। उसमें आपका दिमाग, मेरे ख्याल से लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि ये सोचते हैं कि हमको तो नहीं हो जाएगा इधर करते करते, लास्ट राइड्स करते करते। और मतलब उसमें कोई इमोशन इतने ज्यादा लोगों के उसमें वो हो रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि अब हम रिस्पेक्ट के साथ किसी को विदा कर रहे हैं कि हम अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई है। बिल्कुल। और ऐसे ही मौकों पर जो है वो ये महसूस होता है कि इंसानियत जो है वो बड़ी चीज़ है, और इंसानों को एक दूसरे के करीब आने की और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की और मुश्किल से गुजरने की जरूरत है। उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे दिल्ली है नेशनल कैपिटल, एक साइड पे हरियाणा, एक साइड पे यूपी है, आगे चल के थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी है हरियाणा के आगे। तो एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, नोएडा है, गुड़गांव है, दिल्ली है, हरियाणा के कुछ इलाके हैं। तो जैसे अब कोई जना, अब दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, तो दिल्ली का कोई पेशेंट या परिवार अपने पेशेंट को लेके गुड़गांव चला जाता है, विच इज जस्ट एडजॉइनिंग दिल्ली। वहाँ के पे कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, वहाँ पे एडमिट हो जाता है, वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो दिल्ली और हरियाणा स्टेट्स में, अथॉरिटीज में यही झगड़ा है कि बॉडी एक से दूसरे के इलाके में ना आए, कि हमारा बॉडी काउंट ना बढ़ जाए। तो दिस इज अ वेरी पिटिएबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मतलब इतना कि लोगों को अपनी बॉडी को अपने शहर में क्रीमेट करने में भी मुश्किल हो रही है, अगर इन केस कि वो इलाज के लिए दूसरी स्टेट में गए हैं टेक्निकली। और जो वैक्सीन हेजिटेशन अभी भी 50% से ज्यादा लोगों में है। बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि हाँ जी, उसमें मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री इंडिया इज इन अ यूनिक सिचुएशन कि वैक्सीन हमने खुद बनानी है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वैक्सीन।
हमारी दो बड़ी कंपनियां, एक तो मतलब सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रही है दुनिया में आज की तारीख में, हमको कम से कम किसी से मांगनी नहीं पड़ रही। आप सोचिए पाकिस्तान को मांगनी पड़ रही है दूसरी कंट्री से। इट इज डिपेंडेंट, वी आर नॉट इवन डिपेंडेंट। हमारी कंट्री में 50% लोग अभी भी नहीं, हमने नहीं लगवानी, पता नहीं पानी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो आपने बात की अपना के रिसोर्स जो एलोकेशन सिक्योरिटी, की, हाँ जी, रिसोर्स एलोकेशन की। रिसोर्स एलोकेशन। अब हेल्थ में काम बड़ा धीरे धीरे होता है। हेल्थ एजुकेशन ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ज्यादा अपने डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, इन सारी चीजों पे तवज्जो देते रहेंगे। अब 3 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, एक ही इलाके में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना की चलो दोस्ती है, इंडिया की दोनों से दोस्ती नहीं है। तो अब बैठे हैं तो डिफेंस को भी लेट डाउन नहीं कर सकते। तो मेरे को तो ये अगले 10-20 साल में कोई डिफेंस स्पेंडिंग पे तीनों कंट्रीज में कोई मंजर नहीं नजर आ रहा कि ये कम करेंगे। और हेल्थ और एजुकेशन निगलेक्ट रहेगी। हालांकि अफसोसनाक सिचुएशन है, और उम्मीद यही करते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो ये सिचुएशन कंट्रोल हो, केसेस नीचे आए, ये जो डेथ्स हो रही हैं इसका नंबर नीचे आए, और लॉन्ग टर्म में जो है वो हमारी हुकूमतें ये भी सोचना शुरू करें कि उन्हें मजीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है लोगों के लिए, जिनका डिफेंस के लिए वो सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनकी मजीद जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है कि आपने हमें काफ़ी मालूमात दी इस हवाले से कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है और उसकी रीजंस क्या थी। आपसे हम बात करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।